मेरे बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट का मैसेज आता था कि प्लीज़ सर अपना फेस और नाम को रिवील कीजिए। आखिरकार आप हैं कौन और आपका नाम क्या है? तो फाइनली कुछ दिन पहले मैंने अपने नाम को रिवील कर दिया है। मेरा नाम है आशीष और आप सब देख रहे हैं मिडिल एजुकेशन। एंड फाइनली फेस की बारी है। जल्द ही आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मेरा फेस रिवील होने वाला है। लेकिन उसके पहले अगर आप त्रैमासिक परीक्षा में बैठ रहे हैं, अगर आपका पेपर 18 तारीख को है, तो ये 40 टॉप वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे बनने चाहिए। आपको पता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न एनसीईआरटी के बीच से आता है एंड उन्हीं बीच बीच से मैं घुस घुस के क्वेश्चन को निकाला हूँ और 40 से टॉप वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने रख दिया हूँ। अगर 40 में से आप 30 से ऊपर नंबर लाते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। बस थोड़ी और मेहनत करना है, 10% बाकी है, वो मैं करा दूंगा। और अगर अभी भी आपका 5 नंबर आता है, 4 नंबर आता है या 10 नंबर आता है या फिर 15 नंबर तक आता है तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपको और अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता है कि मिडिल एजुकेशन बैक टू बैक मॉडल क्वेश्चन पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आता है, वो भी आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग। वो क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्पफुल होगा, चाहे आप मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले से क्यों ना हो। एंड देखिए स्टूडेंट, अब हम 40 टॉप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। फटाफट आप हमसे जुड़ जाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइव एक एक चीज़ को सॉल्व करेंगे। आप हमें आंसर बताएंगे, पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि इसका आंसर ये होगा। फिर आंसर मैं बताऊंगा और आप मैच कर लेना क्या जो आपने आंसर बताया है वो सही है या गलत। तो सारे काम को छोड़ दो, एकदम एक्टिव होकर के और फटाफट मेरे से जुड़ जाओ। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सारे बच्चे शेयर कीजिए, मैं उनको 1 मिनट का समय देता हूँ, जल्दी से शेयर कीजिए, फिर आगे मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। चलिए शेयर कर दिए, अभी भी बहुत सारे बच्चे नहीं किए, कर दो यार, तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। क्लास 11th के बच्चों को देखो कितना मैसेज कर रहे हैं, सर 11th का वीडियो डालिए 11th का, नहीं तो मैं छोड़ छाड़ के और कक्षा 11वीं बच्चों को पढ़ाना चालू कर दूंगा। फिर तुम मत रोना कि सर आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो। ठीक है, देखो ना इंस्टाग्राम पर जा करके देखो कितने सारे मैसेज आते हैं, कोई भी वीडियो डालो उसके कमेंट को पढ़ो। देखना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का, उसमें जाके तुम देखो क्लास 11th के बच्चे कैसे रो रहे हैं बेचारे कि हमारा वीडियोस लाइए हमारा वीडियोस। लेकिन मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, तुम मला करके पढ़ नहीं रहे हो। तो मैं तो छोड़ दूंगा भाई और चला जाऊंगा उनके पास, फिर ध्यान रखना। चलें हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा है टॉप 40 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, मतलब एग्जेक्टिव क्वेश्चन और मिडिल एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसका पीडीएफ भी मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर लेना। चलिए हमारा पहला प्रश्न कह रहा है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा कौन है। दूसरा कौन है मतलब दूसरा कौन सा काल है, ये पूछा गया है। हमारा ऑप्शन कहता है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा? आ बा सादा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। चलो बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना अपना आंसर दे दिया है, अगर किसी का बाकी है तो वो जल्दी से दे। चलिए इसका सही उत्तर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर भक्तिकाल। अगर आपने यही लगाया है तो आप अपना 1 नंबर जोड़ लीजिए और अंतिम में मुझे बताइएगा कि 40 में से आपने कितने नंबर पाया है। ये मुझे सुनना है अंतिम में, ठीक है, अभी नहीं। 40 में से आपने 30 पाया, 32, 34 जो भी पाया वो लिख करके आप हमें बताएंगे। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। हमारा सेकंड प्रश्न कहता है कि सूर्य के पद में भाषा है, मतलब जो सूर्यदास जी लिखते थे ये किसके बारे में लिखते थे? कृष्ण भगवान के बारे में लिखते थे। तो ये किस भाषा का प्रयोग करते थे? हमारे ऑप्शन है ब्रिज भाषा, मैथिली भाषा, खड़ी बोली या बघेली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिज भाषा इज करेक्ट आंसर। अगर आपके दिमाग में ब्रिज भाषा आया था तो आप अपना 1 नंबर जोड़ सकते हैं। और मैंने कवि परिचय का वीडियो बनाया है, उसमें बहुत अच्छे से बताया था, कविता के माध्यम से बताया था, गाना गा के सुनाया था कि यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला हो। तो भाई ब्रिज भाषा का प्रयोग करेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3। हमारा प्रश्न कहता है रसाक्तम वाक्यम
में काव्य की परिभाषा किस आचार्य ने दिया है? पूरा परिभाषा है रसाक्तम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। इसको किसने कहा था? हमारे ऑप्शन है आचार्य जगन्नाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य मम्मट। तो इसका सही आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में फटाक से, फिर मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य विश्वनाथ। अगर आपने यही लगाया है तो आप अपना 1 नंबर जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कह रहा है चौथा नंबर, जुगप्स किस रस का स्थायी भाव है ना? अगर आपको रस पता है, वर्तमान में 11 रस हैं, ध्यान रखना, और सभी का स्थायी भाव तुमको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला था, है ना? जिन्होंने अभी तक याद नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे याद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जुगुप्स किस रस का स्थायी भाव है? तो विभत्स का है। ठीक, तो इसका सही आंसर विभत्स। अगर आपके दिमाग में विभत्सा तो 1 नंबर आप अपना काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। 5वां नंबर कहता है कि कैप्टन नाम था, कैप्टन किसका नाम था? हमारे ऑप्शन कहते हैं पानी वाले का, सैनिक का, या हवलदार का, या चश्मे वाले का। चलिए बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 7, चश्मे वाले का। चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है? नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है? हमारे ऑप्शन कहता है एकांकी, निबंध, कहानी, और अंतिम वाला कहता है संस्मरण। चलो नेताजी का चश्मा क्या था, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ, एकांकी। यह एक एकांकी है, और अगर आपने यही टिक किया था तो 1 नंबर काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा प्रश्न क्रमांक 7, तुलसीदास की रचना है। यहाँ पर 4 रचनाएं अवेलेबल है, उनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? रामचरितमानस, प्रेम पच्चीसी, रामचंद्रिका, या रामविलास। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, चलिए आप बताइए पहले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ, रामचरितमानस। अगर आप नहीं लगाया है तो 1 नंबर जोड़ सकते हैं, नहीं लगाए हो तो ईमानदारी से अपना 1 नंबर काट लो। गलत मत जोड़ना कि यार हम बढ़ा लेते हैं अपना नंबर, नहीं, गलत मत जोड़ना, ईमानदारी से अपना तुम नंबर मुझे बताना कि तुम्हारे 40 में से कितने नंबर आए थे। नेक्स्ट 8वां नंबर कह रहा है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? ऑप्शन कैप्टन चश्मा वाला, पान वाला, हलदार वाला, या फिर चौराहे का व्यापारी। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, कैप्टन चश्मा वाला ये चश्मा लगाया करता था। ठीक है, तो यही सही उत्तर है, 1 नंबर जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट कहता है उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था? ऑप्शन प्रेम का, योग का, कर्म का, या भक्ति का। उद्धव ने गोपियों को कैसा संदेश दिया था? तो इसने दिया था प्रेम का। इसका सही उत्तर प्रेम होगा, 1 नंबर जोड़ लो अगर सही है तो। गलत है तो ईमानदारी से अपना 1 नंबर काट लो कि भाई हमसे नहीं बना। ठीक है, अपने एक्साइटेड लेवल को ऐसे मेंटेन करना। 40 प्रश्न सॉल्व कर देंगे चुटकियों में, है ना, एक साथ, बस जुड़े रहना। नेक्स्ट कहता है हमारा प्रश्न क्रमांक 10वां, सांप के डर से घबरा कर भोलानाथ कहाँ जा कर के छुपा था? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है पिता की गोद में, घर के कोने में, बाबा की रजाई में, या फिर माँ के आंचल में। चलिए बताइए फटाफट। ठीक है, थोड़ी ऑप्शन में गड़बड़ी है, यहाँ पर माँ का आंचल नहीं बल्कि माँ का गोद होता ज़्यादा सही होता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, माँ के आंचल में। वैसे किताब में लिखा है माँ के गोद में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर द ही सही उत्तर माना जाएगा। तो इसमें अगर सही है तो 1 नंबर जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 11। 11 नंबर कहता है कि रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषता है रीतिकालीन काव्य में? हमारा ऑप्शन का नंबर फर्स्ट कहता है श्रृंगार का वर्णन, दूसरा कहता है भक्ति भावना, तीसरा कहता है युद्ध का वर्णन, और चौथा कह रहा है शोषण का विरोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रृंगार का वर्णन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर। आप 1 नंबर जोड़ सकते हैं अगर आपने यही टिक किया है या फिर यही मुझे बताया है तो। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर कहता है कि बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? हमारा ऑप्शन कहता है सारंगी, ढोलक, खजड़ी, या फिर ढपली। तो क्या बजाते थे भैया, बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। अभी तक आपका दोस्त अगर वीडियो को नहीं देख रहा है ना तो उसको फ़ोन करके बोलो कि चल आजा टेस्ट लगा ले, अब तो टेस्ट लगा ले भाई, टेस्ट लगा ले तू, है ना। तो इसका सही आंसर होगा खजड़ी। वो खजड़ी बजाते थे जब भी वो बाल गोविंद भगत गाना गाते थे तो। ठीक है, खजड़ी एक वाद्य यंत्र है, कन्फ्यूज़ मत होना। नेक्स्ट कहता है कि जिस वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उसकी क्रिया क्या कहलाती है? 2 कर्म होते हैं,
हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है सकर्मक। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बा कह रहा है अकर्मक, ऑप्शन नंबर सा कह रहा है संयुक्त और ऑप्शन नंबर दा कह रहा है द्विकर्मक। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर दा, द्विकर्मक इस करेक्ट आंसर, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। 14 नंबर कहता है कि हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय मतलब जो सबसे ज़्यादा फेमस हो, कौन सा है। चलो ऑप्शन देखो, पहला कामयानी, दूसरा रामचरितमानस, तीसरा रामचंद्रिका, चौथा नंबर साकेत। सही उत्तर बताइए फटाफट कमेंट में लिख करके, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ जल्दी से जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, रामचरितमानस, जिसको लिखने वाले तुलसीदास जी हैं और ये सबसे अधिक फेमस है। इसमें भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ता हूँ प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। हमारा 15 नंबर कहता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला नंबर गुण, दूसरा नंबर गुण, तीसरा नंबर छंद और चौथा नंबर अलंकार। देखो दो ऑप्शन सेम है ना, तो तीन ही ऑप्शन मानो, इसको एक ऑप्शन मानो, इसको दूसरा, इसका तीसरा। चलो बताओ, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट। बहुत सरल प्रश्न है। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द अलंकार। अगर आपने यही लगाया है तो प्लीज़ स्टूडेंट अपना 1 नंबर काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। 16 नंबर कहता है चौपाई में कितनी मात्रा होती है। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है 14, ऑप्शन नंबर सेकंड 20, 16 या फिर 24। चौपाई में कितनी मात्रा होती है। चलें आंसर लिखें जल्दी जल्दी, हरी अप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा, 16 इस करेक्ट आंसर। अगर आपने यही लगाया है तो अपना 1 नंबर और आप जोड़ करके और अपने नंबर को हमें बताइए अभी तक में कितना हो गया है टोटल। ठीक है जल्दी बताइए। अच्छा रुको 4 प्रश्न और हो जाए फिर बताना 20 में कितने हुए हैं, ठीक है फिर बताना। नेक्स्ट कहते हैं 17 नंबर कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है निर्वेद, ऑप्शन नंबर सेकंड कहता है रति, ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है रौद्र और ऑप्शन नंबर दा कहता है शोक। करुण 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 करुण, करुणा करो कष्ट करो दूर करो भगवन, वही करुण पूछा है। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण का शोक होता है जब कभी शोक का माहौल होता है तो सब रोते हैं। करुणा करो कष्ट, करुणा मतलब एक तरह दया होता है, करुण मतलब रोना और करुणा मतलब दया। ठीक, तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर द शोक इस करेक्ट आंसर। अगर आपने यही लगाया है तो 1 नंबर जोड़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई, शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन देखो, शब्द शक्ति नहीं पूछा है, शब्द गुण पूछा है, ध्यान से देख लो। ऑप्शन नंबर आ कहता है 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5। जल्दी बताओ सही उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से, सही उत्तर क्या होगा। चलिए तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर बा 3। ठीक है अगर आपने 3 लगाया है 1 नंबर अपना काउंट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की तरफ। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है बाकी मैंने सही पढ़ दिया। एक ही शब्द का एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ भी समान हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। अतिशयोक्ति कहलाता है, पुनरुक्त प्रकाश, रूपक या मानवीकरण। चलें बताएं, थोड़ी कठिन प्रश्न है, उसी से बनेगा जिसने अलंकार को अच्छे से पढ़ा है। नहीं पढ़े हो तो मैं बता दूंगा। चलें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। अब जरा सुनो, जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना बेटा, इसमें बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है अतिशयोक्ति अलंकार में। जैसे मैं बोला, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारे जर गए गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी और लंका जल गया। बताओ कितना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिए, है ना। मतलब जिसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा तारीफ करना यार, बड़ाई बताना, बस वही कहलाता है अतिशयोक्ति अलंकार। पुनरुक्त प्रकाश क्या होता है कि एक ही शब्द जैसे आया यमक, तो यही शब्द दोबारा आए लेकिन जहाँ पर यमक का अर्थ सोना है तो वहाँ पर भी यमक का अर्थ सोना ही होना चाहिए। ये आपको उदाहरण के तौर पर मैं समझाया हूँ। मतलब एक ही शब्द कई बार आए किंतु उसके अर्थ एक ही हो, उसे कहते हैं पुनरुक्त प्रकाश। देखो ना, पुनरुक्त मतलब बार बार आए, पुनः आए, उसे कहते हैं यमक। तो इसका सही उत्तर ये पुनरुक्त प्रकाश होगा। अगर आपने यही लगाया है तो 1 नंबर काउंट कर लो। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों से बना नहीं होगा क्योंकि थोड़ी कठिन स्तर का प्रश्न था। चलिए
नेक्स्ट, एक फिर से सरल प्रश्न, जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है? हमारा ऑप्शन देखो, मुक्त काव्य में, गेय काव्य में, खंड काव्य में या महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण? चलो बताओ फटाफट। तो इसका सही आंसर मैं बताऊं उसके पहले आप बता दो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में लिखो भाई लिखो। और इधर उधर मत करो, स्किप मत करने का सोचो, वीडियो को पूरा देखना है अगर टॉप करना चाहते हो परीक्षा में तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द महाकाव्य। तो चलिए 20 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया, 20 में से आपके कितने सही हैं लिखिए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर, सांप के डर से भोलानाथ कहाँ जा करके छुपे थे? ये तो लगभग सबको पता होगा, मैं ऊपर बता दिया था, माँ के आंचल में। चलिए इसका एक नंबर फ्री का समझो तुमको मिल गया। रीतिकाल काव्य की प्रमुख विषय क्या है? विषय मतलब किस बिंदु पर रीतकालीन रचनाएं होती थी? हमारा ऑप्शन कहता है युद्ध का वर्णन, भक्ति भाव, श्रृंगार वर्णन या पूंजीवाद का विरोध। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर 7 श्रृंगार का वर्णन, यही सही उत्तर हो जाएगा। ये भी थोड़ी कठिन प्रश्न था, लेकिन जिन बच्चों से बन गया है अपना एक नंबर ईमानदारी से जोड़ लीजिएगा, चोरी मत कीजिएगा, गद्दारी मत कीजिएगा। नेक्स्ट कहता है प्रयोगवाद के जनक किसे माने जाते हैं? ऑप्शन देखो, हरिऔध, निराला, नरेश और अज्ञेय। चलो प्रयोगवाद के जनक है ना, प्रयोगवाद के जनक, जनक मतलब पिता। तो इसका सही आंसर बताएंगे आप? मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम पता है क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम था, है ना। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इनका पूरा नाम, सच्चिदानंदन हीरानंद वात्सायन अज्ञेय इनका पूरा नाम था। और अगर यही सही उत्तर आपका था, एक नंबर ईमानदारी से जोड़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर, प्रयोगवाद के कवि हैं, कौन है प्रयोगवाद के कवि? देखो पहला नंबर कहता है श्याम नारायण पांडे, दूसरा नंबर केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा नंबर गिरजा कुमार माथुर, चौथा नंबर भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर सा, गिरजा कुमार माथुर इज करेक्ट आंसर। चलें आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, गोपियों का मन चुरा ले गए थे। भाई गोपियों का मन कौन चुराएगा? गोपी हैं, लड़कियां हैं, इनका मन कौन चुराएगा? ये तो सबसे बन जाना चाहिए। हमारा ऑप्शन कहता है बलराम, श्री कृष्ण, उद्धव या ग्वाला। गोपियों का मन कौन चुराएगा भाई? तुम थोड़ी ना चुराओगे, है ना। तुमको कई सारी गोपियां पसंद नहीं कर सकती, एक गोपी दो गोपी कर ले बात अलग। या ऐसा थोड़ी ना है कि कृष्ण की तरह तुम्हारे पास तुम्हारे पीछे पीछे 100 गोपियां लगी हुई हैं। अपने को मत सोचने लगे सर हमने चुराया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, कृष्ण, इन्होंने ही गोपियों को मन चुराया था। सही है, एक नंबर जोड़ लो। चलो भाई प्रश्न क्रमांक 26, कंथा किसे कहते हैं? गुदड़ी को, सोने को, पंथ को या कथा को? कंथा। तो इसका सही आंसर जल्दी बताएं, मैं बता देता हूँ। चलो पहले आप तो बता दो, नहीं बोलोगे यार सर हमें तो मौका ही नहीं दिए, नहीं तो हम बता देते। इसका सही आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर द, कथा को कंथा कहा जाता है, यही सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 27, फसल उपजाने में सहयोगी होता है। अगर तुम फसल लगा दिए हो खेत में तो किसके सहयोग से फसल बड़ा होता है? अंधिकार के मतलब अंधियार के, अंधियार मतलब रात होता है, क्या रात के सहयोग से? क्या पक्षी गाना गाते हैं तो होता है कि पक्षी गाना गा रही हैं कि उड़ जा पंख लेके चलूं, कैसे गाना गाएंगी तो होगा? या फिर जल मिट्टी और हवा से, या फिर गायकों के गीत से कि गायक आएगा और गाना गाएगा तो खेत के फसल बड़े होंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा, जल मिट्टी हवा आदि के सहयोग से फसल बड़े होते हैं। अगर यही लगाए हो तो एक नंबर काउंट कर लो। नेक्स्ट कहता है सूरदास के पदों की भाषा कौन सी थी? सूरदास जी किस भाषा का उपयोग करते थे? ऑप्शन नंबर 1 अवधी, ऑप्शन नंबर 2 ब्रिज, ऑप्शन नंबर सा जो कहता है राजस्थानी और बुंदेलखंडी। तो इसका सही आंसर लगाना है, अरे ये तो चीटिंग हो गया यार, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। चलो ये भी चीटिंग हो गया, तुम्हें फ्री का एक नंबर मिल गया। सारे बच्चे एक नंबर जोड़ लें क्योंकि फ्री का हो गया, है ना, ये क्वेश्चन रिपीट था। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 29, युगधारा किसकी रचना है? भाई बहुत ही प्रसिद्ध रचना है युगधारा, कौन लिखता है? नागार्जुन लिखते हैं, या गिरजा कुमार माथुर, या जयशंकर प्रसाद, या फिर मंगलेश डबराल। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं, ये नागार्जुन लिखते हैं युगधारा, एंड यही इनका सही उत्तर है। अगर आपने यही लगाया था, एक नंबर ईमानदारी से जोड़ लीजिए। चलो भैया 30वां प्रश्न, है ना, मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है भाई साहब बताएं? चलें बताएं।
फसल, संगीतकार, आत्मकथ्य या उत्साह है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा, आत्मकथ्य इज करेक्ट आंसर। यही इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं, 10 प्रश्न और बचे हैं। फटाफट इसे अटेंड करते हैं और देखते हैं कि आपका रिजल्ट क्या है। और इस रिजल्ट का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ये इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से आसानी से डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी डाउनलोड कर सकती हैं। चलो नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन कहता है रामचरितमानस, कामयानी, सूरसागर या उत्साह है। तो इसका सही उत्तर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर बी या फिर बा, कामयानी। ये जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध रचना है और ये इतना फेमस हुआ था कि छायावाद के प्रवर्तक के रूप में इन्हें इन्हीं कहानी, इन्हीं कविता, इन्हीं उपन्यास के माध्यम से देखा जाता है। ठीक है, तो बहुत फेमस है कामयानी। नेक्स्ट कहता है कवित्त लहरी या कविता लहरी, ठीक है, या फिर साहित्य लहरी किसकी रचना है? बताओ। कवित्त लहरी तुम कहीं नहीं सुनोगे, साहित्य लहरी सुने होगे, तो वही है साहित्य लहरी, कविता लहरी। और कवित्त लहरी किसकी रचना है? चलो, तुलसी, सूर, हरि, हजारी प्रसाद या फिर नागार्जुन। इसका सही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बा, सूर्यदास। अगर आपने यही लगाया है, ईमानदारी से 1 नंबर जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ 33 नंबर की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन देखो, तुलसीदास, सूरदास, हजारी प्रसाद या नागार्जुन। तो इसका सही आंसर जल्दी बताएं। बहुत सारे बच्चे तुलसीदास बोल रहे हैं, देख लो भाई। अब देखो बहुत सारे बच्चे सूरदास बोलने लगे, चेंज कर दिए। गजब रे का बाह जमाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, सूरदास इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 34 नंबर। विनय पत्रिका किसकी रचना है मेरे भाई? विनय पत्रिका किसकी रचना है? ऑप्शन देखो, तुलसीदास, सूर्यदास, हजारी प्रसाद या नागार्जुन। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नकल करके मत बताना, किताब से देख के बता रहे हैं, ठीक है। तो ये विनय पत्रिका है तुलसीदास की, यही सही उत्तर है, यही आपको लिखना था। 5 प्रश्न, 6 प्रश्न और बचे हैं। फटाफट अभी भी अगर आपका दोस्त वीडियो नहीं देख रहा है तो उसको तुम फ़ोन लगा के अच्छा सुनाना रख के कि साले जब कोई टीचर पढ़ा रहा तुम पढ़ नहीं रहे हो, फिर सर्च करोगे यूट्यूब में असली प्रश्न पत्र। असली प्रश्न पत्र क्या तुम्हारे घर में बनता है या हमारे घर में बनता है, किसी टीचर घर में बनता है? भाई कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा, सब तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ, तुम स्क्रीनशॉट लेकर उनका रख लो, मिला लेना, एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा। ठीक है, जो बोल रहे हैं असली पेपर लो, असली नहीं तो जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे, उनको तो मरने दो, जो मर रहा है जहर खाने दो। लेकिन तुम भाई जागरूक हो जाओ। जब तुम ऐसे वीडियो को नहीं देखोगे तो डेफिनेटली वो ऐसे वीडियो बनाना बंद कर देंगे। नेक्स्ट कहता है कि कुकुरमुत्ता के कवि का नाम है, कुकुरमुत्ता किसकी रचना, ये पूछा गया है। सूरदास, नागार्जुन, तुलसी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही आंसर लगाना ऑप्शन नंबर द, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यही सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर। एकांकी में कितने अंक होते हैं? देखो, पहला नंबर कहता है 4, दूसरा नंबर 3, फिर 2 या 1। तो एकांकी में होते हैं भैया 1 अंक, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 37 नंबर। प्रसिद्ध कहानीकार कौन है ना भाई? जिनका नाम है उनमें से फेमस कौन है? महावीर हैं या प्रेमचंद्र हैं, रामविलास हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी? देखो फेमस तो सब हैं भाई, तुम सबका नाम सुने होगे, लेकिन और अधिक फेमस कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बा, प्रेमचंद्र। ये सबसे अधिक फेमस है। अगर तुमने यही लगाया है तो 1 नंबर अपना जोड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम 3 प्रश्न की तरफ। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है 8, 7, 6, 4। 8, 7, 6, 4, 8, 7, 6, 4, जल्दी बताओ उत्तर यार। अरे वाह, 8, 7, 6, 4, जल्दी बताओ उत्तर यार, मजा आ गया है ना। तो कहानी कितने तत्व माने गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 7, 6 तत्व माने गए हैं कहानी के। चलिए अंतिम 2 प्रश्न। चिंतामणि किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, चिंतामणि किसकी रचना है? हजारी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं? चिंतामणि कौन लिखते हैं? चलो, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आपने यही लिखा था तो 1 नंबर जोड़ लीजिए। अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 40, जो कि सबसे सरल प्रश्न है। ये प्रश्न कहता है 1 अंक वाली रचना क्या कहलाती है? ऑप्शन कहानी, एकांकी, उपन्यास या आत्मकथा। अब बहुत सारे बच्चे चिल्लाने लगे होंगे, अरे ये होगा, ये होगा, ये होगा। अरे भैया इसका सही उत्तर
एकांकी होगा और ये अगर सही है तो आप 1 नंबर जोड़ लो। इस प्रकार से 40 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मैंने कंप्लीट कर दिया। आपकी कितनी सही हुई है, आपने कितने नंबर पाया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। वीडियो की एंड करता हूँ। मॉडल क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को डाउनलोड करो, इंस्टाग्राम पर जुड़ो, टेलीग्राम पर जुड़ो, सब जगह एक अलग कंटेंट मिलता है, सब जगह यूनिक कंटेंट मिलता है। डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, बाय बाय।